नमस्कार। चलिए आज एक कल्पना करते हैं। सोचिए हमारे सामने एक पुराना चर्मपत्र बिछा है जिसके किनारों पर सोने और गहरे लाल रंग की बारीक कारीगरी है। बिल्कुल, किसी शाही फरमान की तरह। हाँ, और बीच में देवनागरी लिपि में स्याही और कलम से कुछ लिखा है। ये माहौल किसी राजा के दरबार का है जहां कविता मतलब भक्ति या समाज सुधार के नारे नहीं लगा रही, बल्कि खुद एक आभूषण की तरह पेश की जा रही है। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल की, लगभग संवत 1700 से 1900 के बीच का दौर। ये वो दौर था जब कविता मंदिरों और खेतों से निकलकर महलों की शान बन गई थी। सही। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है। जब कला किसी शक्तिशाली संरक्षक, किसी राजा के दरबार में पहुंचती है, तो क्या वो और निखरती है या एक सोने के पिंजरे में कैद हो जाती है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। और ये सवाल उस दौर के पूरे मिजाज को समझने की चाबी है। देखिए, हो क्या रहा था कि मुगल साम्राज्य का दबदबा कम हो रहा था और देश में कई छोटी छोटी रियासतें उभर रही थीं। अच्छा। इन रियासतों के राजा और सामंत वो लगातार युद्धों से थक चुके थे और अब वो कला, संगीत और विलासिता में सुकून ढूंढ रहे थे। उनके लिए कविता एक तरह से इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट थी, अपनी शान दिखाने का जरिया। तो जाहिर है जब कवि का पेट राजा के खजाने से भर रहा हो तो उसकी कलम भी राजा की पसंद का ही गुणगान करेगी। बिल्कुल। कविता का मकसद अब मोक्ष नहीं बल्कि मनोरंजन और हाँ, इनाम पाना बन गया था। मतलब वाह क्या बात कही है, ये सुनना वाह क्या सीख दी है से ज्यादा जरूरी हो गया था। पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर कवि बस एक ही ढर्रे पर एक जैसी कविता लिख रहा था? मुझे लगता है मामला इतना सीधा तो नहीं होगा। नहीं, मामला बिल्कुल भी सीधा नहीं था। इसी दरबारी माहौल ने, इसी पैट्रनेज सिस्टम ने 3 तरह के कलाकार पैदा किए, 3 अलग-अलग प्रतिक्रियाएं। अच्छा। हाँ, इन्हें ही हम रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कहते हैं। और ये सिर्फ किताबी नाम नहीं है, बल्कि ये कला और कलाकार के रिश्ते को समझने के 3 नजरिए हैं। ये दिलचस्प है। तो पहले आते हैं रीतिबद्ध पर। बद्ध यानी बंधा हुआ। ये कौन लोग थे जो नियमों में बंध कर चल रहे थे? आप इन्हें उस दौर के एकेडमिक्स या प्रोफेसर कह सकती हैं। ये सिर्फ कवि नहीं थे, ये आचार्य कवि थे। आचार्य कवि? हाँ, इनका मानना था कि अच्छी कविता लिखने के लिए नियमों का मतलब काव्य शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। तो इन्होंने संस्कृत के सिद्धांतों जैसे अलंकार, रस, छंद को आधार बनाकर ग्रंथ लिखे। तो ये पहले नियम बताते थे? बिल्कुल, पहले नियम यानी लक्षण, और फिर उस नियम को समझाने के लिए खुद से लिखी कविता को उदाहरण की तरह पेश करते। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम ये सब इसी धारा के थे। मकसद था अपनी विद्वत्ता दिखाना। अच्छा, तो ये वो फिल्म स्कूल के डायरेक्टर की तरह थे जो शॉट लेने से पहले कैमरा एंगल और लाइटिंग की पूरी थ्योरी समझाता है। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर आते हैं रीति सिद्ध। रीति सिद्ध? सिद्ध का मतलब तो होता है जो किसी चीज में माहिर हो और नेचुरल। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रीति सिद्ध वो कलाकार थे जिन्हें नियमों की कोई किताब नहीं चाहिए थी, क्योंकि नियम तो उनकी रगों में बहते थे। रीति उनकी कला में सिद्ध हो चुकी थी। जैसे बिहारी? हाँ, इस धारा के शिखर पर हैं बिहारी। उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, कोई थ्योरी नहीं समझाई। वो तो बस अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और उनकी कला काव्य शास्त्र के हर नियम पर 100% खरी उतरती थी। ये उस गायक की तरह है जिसने संगीत की शिक्षा नहीं ली, लेकिन जब वो गाता है तो हर सुर, हर ताल अपनी जगह पर होता है। उनकी कला में एक सहजता थी, जबरदस्ती का पांडित्य प्रदर्शन नहीं। तो हमारे पास नियम लिखने वाले प्रोफेसर थे और नियमों के माहिर कलाकार भी थे, लेकिन क्या इस दौर में कोई ऐसा भी था जिसने कहा मुझे नियमों की परवाह नहीं, मैं तो बस अपने दिल की बात कहूंगा? कोई विद्रोही थे, और क्या खूब थे। वही कहलाए रीति मुक्त, रीति के बंधनों से पूरी तरह आजाद। रीति मुक्त? इन कवियों ने कहा कि कविता दिमाग की कारीगरी नहीं बल्कि दिल की आवाज है। उन्होंने राजा की तारीफ और अलंकारों की बाजीगरी को किनारे रख दिया। उनकी कविताओं का केंद्र था उनका अपना भोगा हुआ यथार्थ, खासकर प्रेम की गहरी पीड़ा। जैसे कि घनानंद? घनानंद इस धारा के सबसे बड़े नाम हैं। उनकी कविता किसी राजा को खुश करने के लिए नहीं लिखी गई, वो तो सुजान नाम की एक नर्तकी के प्रेम में मिले धोखे की उपज थी।
उनकी कविता में बनावटीपन नहीं है, एक टूटे हुए दिल की सच्ची कसक है। वाह। तो एक ही दरबारी माहौल में 3 अलग-अलग प्रतिक्रियाएं। एक जो व्यवस्था को सिखा रहा है, यानी रीतिबद्ध। हाँ, दूसरा जो व्यवस्था में महारत हासिल कर चुका है, रीति सिद्ध। बिल्कुल। और तीसरा जो व्यवस्था से ही बगावत कर रहा है, रीति मुक्त। ये वर्गीकरण तो उस युग के अंदर चल रही खींचतान को सामने ला देता है। हाँ, और इन तीनों धाराओं के बावजूद कुछ धागे थे जो पूरे युग को एक साथ पिरोते थे। कुछ ऐसी खासियतें थीं जो हर जगह नजर आती थीं। जैसे कि श्रृंगार रस की ओमनी प्रेजेंस। बिल्कुल। श्रृंगार रस यानी प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये उस दौर का क्या कहते हैं राष्ट्रीय विषय बन गया था। चाहे नायक नायिका के मिलने का सुख हो या बिछड़ने का दर्द, कवियों ने नक्शिक वर्णन से लेकर उनकी हर भाव भंगिमा का बड़ा बारीक चित्रण किया है। क्योंकि यही वो कंटेंट था जिसकी दरबारों में मांग थी। राजा और सामंत अपनी जिंदगी की हकीकतों से दूर एक काल्पनिक सुंदर दुनिया में खो जाना चाहते थे, और श्रृंगार रस उन्हें वो दुनिया देता था। और इस रस को व्यक्त करने के लिए जो भाषा चुनी गई वो थी ब्रज भाषा। हाँ, और कहा जाता है कि ये ब्रज भाषा का स्वर्ण युग था। कवियों ने इस भाषा को इतना तराशा, इतना मांझा कि वो अपने शिखर पर पहुंच गई। उसकी मिठास और संगीत श्रृंगार के कोमल भावों के लिए एकदम सटीक थे। और शायद इसी मिठास को और बढ़ाने के लिए अलंकारों का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ऐसा लगता है कि कविता का भाव चाहे जो भी हो, उसका सुंदर दिखना और सुनाई देना वो पहली शर्त थी। निश्चित रूप से ये कला पक्ष पर बल वाली बात है। कविता भाव से ज्यादा कलाकारी का प्रदर्शन बन गई थी। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, अलंकारों की जैसे बरसात हो रही थी। लेकिन एक और बड़ी विशेषता थी, मुक्तक काव्य का चलन। मुक्तक काव्य मतलब छोटी कविताएं? हाँ, यानी लंबी लंबी कहानियां या महाकाव्य लिखने की बजाय छोटे छोटे अपने आप में पूरे छंद लिखे गए, दोहे, कवित, सवैयां। इसका क्या कारण था? लंबी कहानियों में क्या दिक्कत थी? आप दरबारी माहौल की कल्पना कीजिए। राजा के पास इतना वक्त कहाँ कि वो घंटों बैठकर पूरी रामकथा सुने। उसे तो तुरंत आनंद चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एग्जैक्टली। एक ऐसा छंद जो सुनते ही दिमाग को चमत्कृत कर दे और जुबान से वाह निकलवा दे। मुक्तक काव्य उस दौर का, आप कह सकते हैं, ट्विटर या इंस्टाग्राम रील था। वाह, क्या तुलना है। छोटा, असरदार और तुरंत सराहना पाने वाला। हर दोहा अपने आप में एक पूरी तस्वीर होता था। चलिए अब इस दौर के कुछ सितारों से मिलते हैं। सबसे पहले बिहारी, जिनकी बिहारी सतसई का जिक्र आपने किया। उनके लिए कहा जाता है कि वो गागर में सागर भर देते थे। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब समझने के लिए उनके एक दोहे को देखते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाघ निदाघ। अब देखिए, सिर्फ 2 पंक्तियों में बिहारी ने क्या तस्वीर खींची है। वो कह रहे हैं कि गर्मी इतनी भयानक पड़ रही है कि स्वाभाविक दुश्मन सांप और मोर, हिरण और बाघ एक ही जगह एक साथ रहने को मजबूर हो गए हैं। अपनी दुश्मनी भूलकर। हाँ, इस भीषण गर्मी ने पूरी दुनिया को एक तपोवन जैसा बना दिया है, जहां सब शांत बैठे हैं। सिर्फ 2 पंक्तियों में प्रकृति का रौद्र रूप, जीवन का दर्शन और एक अविश्वसनीय कल्पना, सब कुछ एक साथ आ गया। यही है गागर में सागर। कमाल है, भाषा का ऐसा घनापन। अब आते हैं केशवदास पर, जिन्हें एक बहुत अजीब उपाधि मिली, कठिन काव्य का प्रेत। ये तो कोई तारीफ नहीं लगती। नहीं, ये तारीफ बिल्कुल नहीं है। केशवदास एक प्रकांड विद्वान थे और उन्हें अपनी विद्वता दिखाने का कोई मौका छोड़ना पसंद नहीं था। शो ऑफ करते थे मतलब? एक तरह से, हाँ। वो अपनी कविता में जानबूझकर ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे जिनके कई कई अर्थ निकलते हों। वो छंदों को इतना जटिल बना देते थे कि कविता कविता न लगकर गणित की पहेली लगने लगती थी। अरे बाप रे! उनकी मशहूर रचना रामचंद्रिका में संवाद इतने तेज और छोटे हैं कि भाव को पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है। कलाकारी इतनी हावी हो गई कि कविता का दिल यानी उसका भाव कहीं पीछे छूट गया। इसीलिए बाद के आलोचकों ने उन्हें ये नाम दिया। कला का ऐसा प्रदर्शन जो आम इंसान की समझ से ही परे हो जाए। और इसी दौर में एक नाम ऐसा भी है जो इन सबसे बिल्कुल अलग खड़ा है, भूषण।
जब सब प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में डूबे थे तब भूषण क्या कर रहे थे? भूषण इस काल के सबसे जरूरी और शानदार अपवाद हैं। जब पूरा साहित्य श्रृंगार के सागर में गोते लगा रहा था, तब भूषण ने अपनी कलम वीर रस के लिए उठाई। वीर रस क्यों? क्योंकि उनके संरक्षक बाकी राजाओं की तरह विलासी नहीं थे। ओके। उनके संरक्षक थे छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, हम्म, जो मुगलों से लोहा ले रहे थे। तो भूषण की कविता उनके संरक्षक की हकीकत को दर्शाती है। अच्छा। उन्होंने शिवाजी की वीरता, उनके शौर्य और युद्धों का ऐसा ओजस्वी वर्णन किया है कि उसे पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी रचना शिवराज भूषण हमें याद दिलाती है कि रीतिकाल का मतलब सिर्फ श्रृंगार नहीं था। मतलब जैसा राजा वैसी कविता। ये तो पेट्रोनेज का असर का सीधा सबूत है। बिल्कुल और फिर रीति मुक्त धारा में घनानंद हैं, जी। जिनकी कहानी उनकी कविता को और भी गहरा बना देती है। घनानंद की कहानी सच में बहुत मार्मिक है। वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे और सुजान नाम की एक नर्तकी से प्रेम करते थे। जब दरबार में एक षड्यंत्र के तहत उन्हें देश निकाला दिया गया, तो उन्होंने सुजान से साथ चलने को कहा, पर उसने मना कर दिया। ओह, ये धोखा उनके दिल पर ऐसा लगा कि उनकी बाकी की जिंदगी और उनकी सारी कविता उसी दर्द की अभिव्यक्ति बन गई। वो लिखते हैं, तुम कौन धऊं पाटी पढ़े हो लला, मन ले हो पे देहूं छटांक नहीं। तुम कौन धऊं पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहूं छटांक नहीं। इसका मतलब हे प्रिय, तुमने कौन सी पट्टी पढ़ी है, कौन सा पाठ सीखा है कि मन तो पूरा का पूरा ले लेते हो, पर बदले में छटांग भर भी नहीं देते? ना। इसमें कोई अलंकार नहीं, कोई कारीगरी नहीं, सिर्फ दिल से निकली एक सच्ची शिकायत है। यही उन्हें सबसे अलग बनाती है। इन सभी बातों को समेटने के लिए एक दोहा है, जो मजे की बात है कि वो खुद बिहारी के दोहों के बारे में ही है, और ये दिखाता है कि उस दौर के लोग अपनी कला को लेकर कितने सचेत थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह से उस युग का सेल्फ एनालिसिस है। दोहा है, सतसैया के दोहरा जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। वाह, मतलब अब बिहारी सतसई के दोहे देखने में तो छोटे लगते हैं, जैसे नाविक के तीर, पर उनका असर बहुत गहरा और गंभीर होता है। वो सीधे दिल पर चोट करते हैं। और ये दोहा खुद रीतिकालीन कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, इसमें अपनी तारीफ भी है, अपनी कला का प्रदर्शन भी है, और अपनी विशेषता का सटीक विश्लेषण भी। नाविक के तीर जैसा उपमान। शिकारी का तीर नहीं, नाविक का तीर। हाँ, जो छोटा होता है पर अचूक होता है। कम शब्दों में कितनी सटीकता, यही इस पूरे युग की कलात्मकता का सार है। संक्षिप्तता, सटीकता और गहरा प्रभाव। ये मेटा कविता है, कविता के बारे में कविता। तो कुल मिलाकर रीतिकाल हिंदी साहित्य का वो पन्ना है जहां भाषा को एक वाद्य यंत्र की तरह इस्तेमाल किया गया। उसकी हर ध्वनि, हर लय को परखा गया। यहाँ कविता का काम दिल बहलाना, राजा की प्रशंसा करना और भाषा के सौंदर्य को उसके शिखर तक ले जाना था। बिल्कुल, ये एक ऐसा युग था जहां कैसे कहा जाए, इस बात पर क्या कहा जाए से ज्यादा ध्यान दिया गया। और ये हमें आज के हमारे मूल सवाल पर वापस लाता है, कला और संरक्षण का रिश्ता। रीतिकाल हमें दिखाता है कि जब कला को संरक्षण मिलता है तो वो तकनीकी रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है। भाषा का जैसा परिष्कृत रूप हमें इस काल में मिलता है, वैसा शायद ही कहीं और मिले। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। विषयों की विविधता खत्म हो गई। कविता आम आदमी के जीवन से कटकर महलों की दीवारों में कैद हो गई। ठीक यही तो रीतिकाल एक स्वर्ण युग था या एक सोने का पिंजरा? शायद ये दोनों ही था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, कला को फलने फूलने के लिए क्या चाहिए, पूरी आजादी या एक संरक्षक का सहारा? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन ये हमें अपने दौर को देखने की एक नई नजर देता है। आज हमारे संरक्षक कौन हैं?